स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया था। अब उस चैप्टर को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अब आगे और बढ़ाते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। लास्ट वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ा था, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो इक्वल होती है। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट मतलब RF और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट मतलब RB, ये इक्वल होती है। और जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है। ठीक है, कांस्टेंट होती है ना। इक्वल भी हो सकती है, एक दूसरे से ज़्यादा या कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में हमने एक रिएक्शन ले रखी है A to B। ठीक है, और इक्विलिब्रियम आना है इसमें, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब t=0 पे हमारे पास जो है ए की वैल्यू है कुछ 10 मोल। ठीक है, और ये शुरुआत में कितना रहेगा, 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए कम होता जाएगा, बी बढ़ता जाएगा। तो सपोज़ ऐसा कम होते होते जो ए है 7 हो गया और बी 3 हो गया, तो इस पोजीशन पे हमारा जो है इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। इस पोजीशन पे हम मानते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आ चुकी है। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड के बराबर होता है। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई 7 और बी की हो गई कांस्टेंट 3। ठीक है, तो मैंने बोला था कि बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। तो इस पोजीशन पे अभी जो सी ए है और सी बी है, मतलब ए की कंसंट्रेशन एंड बी की, सी को क्या बोलते हैं अपन, कंसंट्रेशन। तो ए की कंसंट्रेशन जो है और बी की कंसंट्रेशन के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन से क्या है, ज़्यादा है। मतलब सी ए ग्रेटर देन सी बी है। अगर इस रिएक्शन का मैं ग्राफ बना के देखूँ किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे देखो ए क्या हो रहा है, ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो वो क्या होगा, कम होगा। और शुरुआत में उसकी वैल्यू कुछ है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, है ना। तो ग्राफ होगा स्टार्ट यहाँ से और ये नीचे की तरफ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जो बी है, बी का शुरुआत में कितना है, 0, और बी क्या है, प्रोडक्ट है, तो टाइम के साथ वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसका ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे आएगा और इसका ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर बी का ग्राफ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ कुछ समय के बाद में दोनों की रेट जो कांस्टेंट जो कंसंट्रेशन है वो आपको दिख रही होगी, कांस्टेंट हो जा रही है। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, और जहाँ आर एफ आर बी के इक्वल हो जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, अपना इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है, ये किसका ग्राफ है, ए का, वो कंसंट्रेशन किसकी रहेगी, ए की। और इस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो किसका है, बी का, तो कंसंट्रेशन किसकी रहेगी, सी बी। और हमें दिख रहा है साफ साफ ग्राफ से भी कि जो सी ए की वैल्यू है वो सी बी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से लेते हैं, किसी और जगह पे हम क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट लेते हैं। तो ए से बी फिर से रिएक्शन, t=0 पे ये 10 है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ए की वैल्यू कम होती जाएगी, बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, और सपोज़ इस बार जो है इस इक्वल वाली पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम तो किसी भी जगह पे आ सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। इक्विलिब्रियम स्टेट आने का मतलब है कि इस पोजीशन पे आर एफ आर बी के बराबर हो जाएगा। और हमें दिख रहा है कि जहाँ सी ए और सी बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ए वही कम हो रहा है तो ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा यूँ। ठीक है, और बी जो है नीचे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वो शुरुआत में कितना, 0 था, और उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है। और एक पोजीशन ऐसे आएगी जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई है और कांस्टेंट हो गई है, ये कांस्टेंट हो गई है। इस पोजीशन पे जो कंसंट्रेशन होगी ए एंड बी होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ठीक है सब स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं ए से बी। इस बार हम देखते हैं कि जो ये वाला पोजीशन देख लिया था, इसके बाद ये वाला पोजीशन, इस बार हम इसके नीचे चले जाते हैं। इसके नीचे सपोज़ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, यहाँ इक्विलिब्रियम आया, तो इस पोजीशन पे आर एफ जो है आर बी के बराबर हो जाएगा। और हमें दिख रहा है कि सी ए सी बी के बराबर है नहीं। और हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि जो सी बी है इस बार वो सी ए से क्या है, ज़्यादा है। तो जो ग्राफ है वो इस तरीके का बनेगा कुछ। जो ए है वो तो शुरुआत में क्या है, नीचे ही आएगा, तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, और जो बी है वो बढ़ेगा, लेकिन इस बार कट करता हुआ कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि क्योंकि
सी बी का जो कंसनट्रेशन है वो ए से क्या है, ज़्यादा है, और ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे इनकी जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है इसको बोलते हैं बी का कंसनट्रेशन। ये ए का ग्राफ है तो ये कंसनट्रेशन किसकी हो जाएगी, ए की, और हमें ग्राफ से भी दिख रहा है कि बी की कंसनट्रेशन ए से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका क्या वो है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इसका क्या मतलब होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होने का मतलब होता है कि जो रिएक्शन है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हमें रुकी हुई दिखती हैं, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से चलती रहती हैं। ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं वो क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी डायरेक्शन से हमें मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आगे से पीछे की तरफ ही इक्विलिब्रियम स्टेट है। सपोज़ जैसे कि टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, ए टेन है तो बी ज़ीरो होगा, जैसे जैसे टाइम कम होगा ए कम होगा और बी बढ़ेगा। तो सपोज़ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आया। ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। अगेन ए से बी मैंने कोई रिएक्शन ली। ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया, बी को रिएक्टेंट बना दिया, तो ये 10 हो जाएगा टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय कम होता जाएगा या समय समय बढ़ेगा, तो ये जो बी है वो कम होता जाएगा और ए क्या होगा, इस बार बढ़ता जाएगा। और अगेन इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे आता है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम चाहे इस डायरेक्शन से हो चाहे इस डायरेक्शन से हो, दोनों डायरेक्शन से हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट वो इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट नहीं करते, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। इससे ओवरऑल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है अनइफेक्टेड रहता है। वो कैसे करते हैं हम इस नोट पॉइंट में आगे देखेंगे, जो आपको नोट पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, आर एफ और आर बी दोनों को सेम तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है। आर एफ एंड आर बी दोनों को सेम तरीके से बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है के इक्विलिब्रियम जो है क्या होता है, आर एफ अपॉन आर बी। ठीक है। कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको भी बढ़ा देगा और इसको भी बढ़ा देगा, और ये दोनों बढ़ जाएंगे। तो आर एफ बढ़ने की वजह से तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, लेकिन आर बी बढ़ने की वजह से के इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से जो के इक्विलिब्रियम रहता है वो क्या होता है, अनइफेक्टेड रहता है। ठीक है। अनइफेक्टेड रहता है, और ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम आना होता है उसका टाइम जो होता है वो जाता है कम। ठीक है। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट करते हैं आर एफ और आर बी दोनों को कम कर देते हैं, दोनों को कम कर देते हैं। तो के इक्विलिब्रियम इसकी वजह से कम होगा, आर बी की वजह से बढ़ेगा। तो के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम आने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कम हो रही है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है कैटलिस्ट है ना, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा या बढ़ा देते हैं। इससे आर एफ और आर बी दोनों ही क्या होते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, और रिएक्शन की रेट जो होती है कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। कैटलिस्ट देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए, थर्ड वाले पॉइंट समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया यहाँ पे एनर्जी और रिएक्शन की प्रोग्रेस में। आपको जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है बीच में, ये वाली ब्लैक वाली लाइन, ये रिएक्शन की जो एनर्जी है उसका ग्राफ है। यहाँ पे मैंने ले लिया रिएक्टेंट आर, यहाँ पे ले लिए मैंने प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगर मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। एक तरीके से ये सोचिए कि अगर स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर अगर बड़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा होगा, तो किसी भी गाड़ी को जाने के लिए कम स्पीड से इसके ऊपर से गुजारना पड़ेगा। लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर छोटा होगा तो बहुत तेज़ी से ये गाड़ी यहाँ से गुजर जाएगी। तो बस रिएक्शन की रेट में भी यही काम चलता है। अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट डालूंगा तो वो क्या करता है, ब्रेकर को कम कर देता है। ब्रेकर क्या होता है, ये पॉइंट, ये पीक पॉइंट है ना, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे पीक पॉइंट नीचे आ जाता है और रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इस पीक पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। तो उसने स्पीड ब्रेकर बड़ा कर दिया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा कर दिया, तो जो रिएक्शन की रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो बीच वाला है आपको वो विदाउट कैटलिस्ट दिख रहा है, जो हमारी रिएक्शन की रेट को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, जो ई ए है यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो ई ए होती है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये क्या होती है, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है। तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही रिएक्शन की करवाने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, और रिएक्शन की रेट उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड, लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसको। और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ साथ इसको लॉ ऑफ एक्टिव मास भी बोला जाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड आ गया है एक्टिव मास, तो इसको पढ़ना पड़ेगा हमें।
एक्टिव मास क्या होता है ना। एक्टिव मास एक तरीके से मोलैरिटी ही होता है ना। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसका मतलब क्या आ जाएगा, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। और ये किसका यूनिट होता है, ये होता है मोलैरिटी का। तो मतलब इस बॉक्स को हम मोलैरिटी बोल सकते हैं एक्टिव मास को, जिसका यूनिट क्या आ जाएगा अपना, मोल पर लीटर। ठीक है। और गैसेस के लिए जो एक्टिव मास होता है वो प्रेशर की टर्म्स में भी लिया जा सकता है। गैसेस के लिए जो एक्टिव मास होता है प्रेशर की टर्म्स में भी लिया जा सकता है। और सॉलिड और लिक्विड के लिए हम एक्टिव मास को कितना लेके चलते हैं, 1। मतलब सॉलिड एंड लिक्विड के लिए एक्टिव मास कितना रहेगा, हमेशा 1। अब मैंने अभी बोला था लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ है क्या, ये इस लॉ में क्या है कि जो क्या कांस्टेंट टेम्परेचर जब होता है तो जो किसी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उसके जो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, किसी रिएक्शन की रेट उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो उन रिएक्टेंट्स की पावर की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन मैंने ले रखा है M1A से M2B प्लस N1C N2D, और ये जो आगे की तरफ है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन ये वाली है। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखूँ RF, तो वो RF किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट। इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, A एंड B, तो A और B के एक्टिव मास के क्या, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। और जो साइक्रोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो इनकी कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। ऐसे ही बैकवर्ड के लिए भी होगा, आर बैकवर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है KF एंड KB। KF क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट, और KB क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट। और हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उस पर RF जो है RB के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे RF RB के इक्वल होता है। तो हम क्या करें, इन दोनों को बराबर कर दें। इन दोनों को बराबर कर दें तो यहाँ से KF इक्वल्स टू KB ये हो जाएगा। अब मैं KF को KB के नीचे लेके आता हूँ इस साइड में, और इस वाली टर्म को इसके नीचे लेके आ जाता हूँ। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, KF अपॉन KB। और KF अपॉन KB को ही हम क्या बोलते हैं, K इक्विलिब्रियम। KF अपॉन KB को ही हम क्या बोलते हैं, K इक्विलिब्रियम। तो KF अपॉन KB की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की पावर N1 D की पावर N2 डिवाइड बाय A की पावर M1 एंड B की पावर M2, है ना। मतलब ये प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं अपन, K इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो KF है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, KB जो है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, और K इक्विलिब्रियम जो है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी रिएक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर 4 इंटू 10 की पावर -4 एंड 2 इंटू 10 की पावर -2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है, K इक्विलिब्रियम। तो हमें पता है कि K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होती है, KF अपॉन KB, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। KF कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 की पावर -4, और KB कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर -2। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो K इक्विलिब्रियम मेरे पास निकल के आएगा कितना, 2 इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरीके से हम K इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि H2 + I2 जो कि बना रहा है क्या, 2HI। हमें बताना है कि H2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन KF एंड KB के टर्म्स में बतानी है हमें। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए मैं अगर K इक्विलिब्रियम लिखना चाहूँ तो K इक्विलिब्रियम क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा HI का स्क्वायर अपॉन H2 का कंसनट्रेशन इंटू I2 का कंसनट्रेशन। और K इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, K अपॉन KB के। अब ये चीज़ मैंने कहाँ पे लिखी है, इक्विलिब्रियम पे, और जो रिएक्शन क्वेश्चन है उसमें भी H2 की कंसनट्रेशन क्या पूछी हुई है, इक्विलिब्रियम पे ही पूछी हुई है, और वो भी KF एंड KB के टर्म्स में। तो यहाँ पे मैं H2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। H2 का अगर मैं वैल्यू निकाल लूँगा कंसनट्रेशन का तो वो कितना आ जाएगा, HI का स्क्वायर इंटू KB अपॉन KF। ठीक है, ये KB उधर चला जाएगा, है ना, और डिवाइड बाय I2, ये H2 उधर चला गया, बाकी सब इधर आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि N2 जो 3H2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। तो हमें NH3 के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे KF एंड KB के टर्म्स में चाहिए। तो सबसे पहले मैं K इक्विलिब्रियम लिखता हूँ। K इक्विलिब्रियम क्या लिखूँगा, NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 इंटू H2 का कंसनट्रेशन का क्यूब। और ये किसके बराबर होता है, K अपॉन KB के बराबर होता है। अब हमें NH3 निकालना है तो NH3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
N2H2 का क्यूब N2H2 का क्यूब इंटू KF/KB, है ना। तो NH3 जो यहाँ से आएगा वो आएगा √N2H2 क्यूब इंटू KF/KB। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है वेलोसिटी या फिर रेट कांस्टेंट जो बैकवर्ड रिएक्शन का है वो कितना है 0.05 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 4 × 10⁻²। तो हमें KF यहाँ से निकालना है। KF क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है। तो हम वापस क्या करेंगे, K इक्विलिब्रियम कितना होता है, K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू KF/KB। अब मुझे KF कैलकुलेट करना है, तो KF की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, K इक्विलिब्रियम इंटू KB के बराबर, ठीक है। तो K इक्विलिब्रियम हमें कितना दे रखा है, K इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है 4 × 10⁻² एंड KB हमें दे रखा है 0.05। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ से लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 10⁻², है ना। और 5 4 जो 20 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, KF 2 × 10⁻³। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आपका आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।